This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः आषाढ शुद्ध नवमी दिनांक 29 जून 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपर्विलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्देषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। मांसं ब्रूहणीयानां रसस्तर्पणीयानां लवणम् अन्नद्रव्यरुचिकराणाम् अम्लं हृद्यानां कुक्कुटो बल्यानाम् एतावत्पर्यन्तम् अधीतमस्ति। नकरगतो वृषाणाम् एतदपि पठितम्। तर्हि तत्र काश्चन पद्धतिः स्यात् या पूर्वपरम्परया प्रचलिता भवेत् कथं नकररेतः प्राप्तव्यमिति। किन्तु अस्मिन् विषये तत्र वीडियोस् यूट्यूब् माध्यमे वर्तन्ते इति श्रुतं मया, न खलु दृष्टम्। मधु श्लेष्मपित्त प्रशमनानां, मधु जो है वो कफ और पित्त दोनों का प्रशमन करने में श्रेष्ठ है। तो वास्तव में ये तैल घृत और मधु इन तीनों के बारे में जो बताया गया है कि ये परमौषध है, और वात के लिए तेल, पित्त के लिए मधु, पित्त के लिए घृत और कफ के लिए मधु। लेकिन यहाँ पे जो निर्देश है वो दोनों दो दोषों का निर्देश है। तो कफ प्रधान पित्त इस प्रकार का अगर है तो मधु श्रेष्ठ उसमें है। तो ये एक बात ध्यान में रखनी है। सिर्फ ही वात पित्त प्रशमनाना, तो जो है वो वात और पित्त इन दोनों का प्रशमन करने वाला है। लेकिन इसमें पित्तवात नहीं कहा गया, वात पित्त कहा गया है। तो ये भी एक थोड़ा ध्यान में रखने की चीज है। तैलम वात श्लेष्म प्रशमनाना, और तैल जो है वो वात कफ इनका प्रशमन करने में श्रेष्ठ है, सिर्फ वात के प्रशमन में नहीं। तो संसर्ग का जहां जहां पर संबंध है वहां तैल, घृत और मधु ये तीन अहम द्रव्य इस प्रकार के हैं, और उनका भली भांति उस प्रकार से इस्तेमाल करना ये हमारे लिए फायदेमंद इस प्रकार का होगा। वनम वमनम श्लेष्म हराणाम विरेचनम पित्त हराणाम बस्तिर्वात हराणाम। तो श्लेष्म जो भी क्रियाएं हो उसमें वमन श्रेष्ठ इस प्रकार का है।
विरेचन पित्तहर में श्रेष्ठ है और बस्ती वातहर में श्रेष्ठ है। तो ये एक आग्रह संग्रह के हिसाब में उसमें ध्यान में रखने के लिए। और जब कभी दोषों से इस प्रकार के विकार है, वैसे तो सभी निज विकार दोषों से ही है, तो हमारा कुछ निदान इस तरीके का हो जाता है कि ये इस दोष से है या इन दो दोषों से है, तो उसमें ये चीज काफी काम में आ सकती है। और ये आयुर्वेद की खासियत है कि सृष्टि के पदार्थों का संबंध दोषों से और दोषों का संबंध रोगों से, ये जो हमारे यहाँ श्रृंखला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके आधार पर निदान और उसके आधार पर चिकित्सा, ये दोनों चीजें होती है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। स्वेदो मार्दव कराणम, तो स्वेद जो है वो मार्दव करने वाले चीजों में श्रेष्ठ है। तो काठिन्य जब हम देखते हैं, तो अगर उसमें मृदुता लानी है तो स्वेद इस्तेमाल करें। इसके आधार पर मुझे अभी प्रतीत होता है कि कैंसर में काफी जो गांठें होती है वो बहुत कठिन होती है, ब्रेस्ट कैंसर हो या दूसरा कोई कैंसर हो। और स्वेदन अगर उसमें मृदुता ला सकता है तो उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। सिर्फ ये होना है कि ज्यादा स्वेदन इस प्रकार से हो जाने पर पाक हो सकता है, और पाक कभी कभी ये काफी कष्टदायक हो जाता है, खास करके कैंसर के मरीजों में। लेकिन बाकी चीजों में ये बाकी रोगों में काठिन्य अगर है तो स्वेद उसमें मार्दव करने वाला ये एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। व्यायाम स्थैर्य कराना, स्थिरता निर्माण करने वाली चीजों में व्यायाम सबसे श्रेष्ठ है। और उसमें जो बताया गया है, क्षुद्र पिपासा, वर्षा, आतप वगैरह इस प्रकार के सहन करने की शक्ति व्यायाम से प्राप्त होती है। सो जो स्थैर्य निर्माण करना है शरीर का, वो व्यायाम से होता है। और हम ज्यादा जिक्र व्यायाम पे नहीं करते हैं, तो एक खुद के लिए भी ये जरूरी है, और मरीजों को बताने के लिए भी ये जरूरी है कि व्यायाम नियमित रूप से होता रहे। जो जिसके लिए योग्य हो, जितनी मात्रा में योग्य हो उतना ही करे, लेकिन स्थिरता अगर हमें निर्माण करनी है तो व्यायाम उसमें सबसे श्रेष्ठ है। क्षारः पुंस्त्वोपघाती नाम, पुंस्त्वोपघाती, इसमें क्षार ये एक अहम इस प्रकार की चीज रहेगी। और वैसे क्षार का उपयोग ज्यादा तो नहीं होता है। पापड़ वगैरह जो बनाते हैं परपट, वो उसमें क्षार का प्रयोजन रहता है, उपयोग रहता है। हाँ, बिस्किटांमध्ये क्षार का बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ये भी एक चीज होती है। और ये जो अजिनोमोटो वगैरह जो चाइनीज डिशेस है जिसमें क्षार धर्मी पदार्थों का इस्तेमाल होता है, तो वो पुष्पोपघाती इस प्रकार का बतलाया गया है। और अगर क्षार से पुष्पोपघात हो गया हो तो अम्ल रस का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा, और उसमें भी अम्लक द्रव्य का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहेगा। दातार गुरु जी की एक केस है कि आते जाते धनिया खाने की आदत थी, और उसका पुष्पोपघात इस प्रकार का हो गया। तो दातार गुरु जी ने कहा ठीक है, आते जाते अमल की खाओ इस प्रकार से। और 6 महीनों में वो ठीक हो गया इस प्रकार से। तो ये भी एक अजीब चीज है। वैसे मिश्रिया जो है बड़ीशेप, उसमें भी शुक्रनाशन इस प्रकार का हो जाता है, और उसका रेगुलर अगर इस्तेमाल ज्यादा होता रहता है तो भी उसको बघात हो सकता है। उसमें भी अमल की काम कर सकती है। और ये आवड़ा सुपारी ये जो बनती है अमलक और सैंधव,
या नमक के इस्तेमाल से ये एक षड्रसात्मक संयोग हो जाता है। वैसे अमल की पंचरसात्मक और रसायन और वाजीकरण दोनों है, तो उसका भली भांति इस्तेमाल हो सकता है कि मुखवास के रूप में आवड़ा सुपारी इस प्रकार का लेना, ये भी अच्छा रहेगा। स्थैर्यकरणम याने सहत्व वाढवणे असा अर्थ घ्यावा। पर्याय से होता है सहत्व बढ़ाना इस प्रकार से, क्योंकि स्थिरता जब आ जाती है तो ये सहत्व आ जाता है। अगर व्यायाम भली भांति हो तो उसके आधार पर स्थिरता निर्माण होती है। तो ये जो द्वंद्व है वातवर्षक चित्त पिपासा सहत्व, इसमें हम ज्यादा काम कर सकते हैं। तिंदुकम अन्न द्रव्य रुचिकराणा, ये प्रक्षिप्त है। तिंदुक का मतलब क्या रहेगा मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन प्रचलन में है ऐसा नहीं लगता। लवणम अन्न द्रव्य रुचिकराणा में तो है। आमम कपित्थम अकंठ्या, कच्चा कपित्थ जो है वो अकंठ्य इसमें है, कंठ ध्वंस करने का या कंठ में पीड़ा निर्माण करने में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तो कपित्थ का जो भी इस्तेमाल हो वो पक्व कपित्थ का ही करना है, ये आम चीज है। ये महाशिवरात्रि के समय कपित्थ बाजार में आ जाते हैं। आविकम सर्पी अरुद्या, आविक सर्पी जो है मेंढी से बना वो अरुद्य है, तो ये शायद खवा बनाने में अगर इस्तेमाल में आता हो तो इस प्रकार का खवा शायद इसमें रुद्रोग के लिए काम करेगा। प्रीमॅच्युअर इजॅक्युलेशन मध्ये पण स्थिर गुण सा द्रव्यांचा प्रयोग करू शकतो का? शकत ना, कारण चलगुणाची वृद्धी झाली आहे। कर सकते हैं कन्वर्ट सर धीरा गुरुची नाम से, धीरा का धीरा विदारी नाम से विदारी का इस्तेमाल करते थे, या अधीरत्व है इस प्रकार से कहते हुए इस पर्टिकुलर स्टेज में। तो टायटल सिंधुकम अन्न द्रव्य रुचिकराणाम असा है। अनन्न द्रव्य रुचिकराणाम, अनन्न है, ओके, अनन्न द्रव्य रुचिकराणाम, सॉरी मैंने देखा नहीं ठीक से। और उसके एक पाठभेद भी है एक्चुअली। पाठभेद क्या है, इंस्टेड ऑफ सेइंग अरुचिकराणाम, अयम पाठ क्वचित पुस्तके नोपद। ठीक है, तो अनन्न द्रव्य रुचिकर, बट आई डोंट थिंक अभी इसमें कुछ उसके बारे में सोचना है किस प्रकार से। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ये जो है ये अधीरत्व के हिसाब से कर सकते हैं। स्थिरत्व के बारे में भी सोचना पड़ेगा, शायद उसके बारे में कर सके। आविकम सर्पी अरुद्याना, आविक सर्पी जो है वो अरुद्य इस प्रकार का है, इसमें श्रेष्ठ है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन ये ज्यादातर इस्तेमाल में बार बार नहीं आता, ये एक अहम चीज है। अजाक्षीरम शोषक स्तन्य सात्म्य रक्त संग्राहक रक्तपित्त प्रश्मनाना। सो अजाक्षीर की काफी बड़ी फलश्रुति इस प्रकार की है। शोषक स्तन्य सात्म्य रक्त संग्राहक रक्तपित्त प्रशमनाना। तो पहला जो धर्म दिया है वो शोषक इस प्रकार का दिया है। मैंने एक अनुभव पहली बार भी पहले भी बहुत बार बताया है, फिर से एक बार यहाँ पे दोहराता हूँ। अहमदाबाद में हितरुचि विजय महाराज साहब करके साधु थे।
23वें बरस में उन्होंने दीक्षा ले ली, हीरे के व्यापारी के घर के थे। और फिर आगे संस्कृत का अध्ययन किया, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। और उन्होंने 145 दिन का आयम बिल किया, जो एक ही दफा खाना खाना है, दिन में एक ही बार खाना खाना है, और वो भी रूक्ष या निस्नेह इस प्रकार का खाना है। और फिर उसमें 20-22 किलोमीटर का संक्रमण अनवाणी इस प्रकार से। और उसके बाद प्रवचन। तो हुआ ऐसे कि उनका वजन झट से घट गया और वो 30-32 किलो तक आ गए नीचे। और पचन शक्ति बहुत ही कम थी। केवल 15 ग्राम चावल और 10 ग्राम मूंग की दाल इतनी पका कर खाते तो पच जाता, उससे थोड़ा भी ज्यादा लेते तो अजीर्ण हो जाता, बुखार आ जाता वगैरह, अशक्ति बहुत रहती थी। तो उन्होंने अपने लक्षणों को मूल ग्रंथों से ढूंढना शुरू किया। तो वहाँ के एक वैद्य उन्होंने बता दिया कि आप मूल ग्रंथों से पढ़ ढूंढो, इसके लिए लक्षण कोश प्रकाशित हुआ है, तो आप लक्षण कोश देखो। तो उन्होंने लक्षण कोश देखा, उसकी पूरी प्रस्तावना पढ़ी, और फिर उनके शिष्यों के मुझे फोन आने लगे कि आप एक बार आप पढ़ लीजिए। मुझे मालूम नहीं है इतना कौन आदमी है। तो एक बार मैं अहमदाबाद पहुंचा, तो पता चला कि ये बड़ी हस्ती है। और उनका मेन प्रॉब्लम था उनकी सेहत, और बाकी जो उन्हें काम करना है उसके बारे में। तो काफी चर्चा चली। और मैं देख रहा था कि वो बहुत पानी पीते हैं। उन्होंने पूछा कि पानी कितना पीते हैं, उन्होंने बता दिया कि 4 लीटर लगता है मुझे इतनी पानी। उबाला हुआ ही पानी लेते थे, लेकिन 4 लीटर पीते थे। तो मैंने कहा कि आप पानी कम करो। तो बोले पानी कम करेंगे तो तृष्णा निग्रह हो जाएगा इस प्रकार से, ये अवरोध, वेग का अवरोध हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है होगा, लेकिन ये चिकित्सा भी है तृष्णा निग्रह इस प्रकार की, और तुम्हें वो जरूरी है, तुम्हारी तृष्णा कम कैसे हो इसके बारे में हम सोचेंगे। तो वहाँ एक बुजुर्ग वैद्य थे, हरडीकर जी, उनकी दवा चल रही थी, उनकी उम्र 85 वर्ष की थी। और वो तो उनको बंद नहीं करना चाहते थे। फिर मेरी हरडीकर जी से बात हुई, और मैंने सुझाव रखा कि लाजा सिद्ध जल शुरू करते हैं। लाजा त्रुट छंदसी सार में मेरे का पच्छदा इस प्रकार का है, तो त्रुट कम उससे हो जाए और किरण हो जाए शरीर का। तो हरडीकर जी ने हाँ कह दी, उनकी दवा वैसे ही चलती रहेगी इस प्रकार से। तो जैसे लाजा सिद्ध जल शुरू किया, तो प्यास कम होगी, और 4 लीटर से 1 लीटर तक पहुंची। तो मैंने कहा कि ठीक है अभी आजा क्षीर शुरू करो। तो वो शुरू किया, तो 1 महीने में 3-4 किलो वजन बढ़ा। तो बड़े प्रसन्न हुए। और पहले ही मुलाकात में उन्होंने पहले मेरे घर में कितने लोग हैं क्या है वगैरह सब पूछ लिया। और मैं पुणे पहुंचने से पहले 100 किलो गेहूं, 100 किलो चावल, 30 किलो दाल, ये सब सामान ऑर्गेनिक जो है, या ऑर्गेनिक से भी नैसर्गिक प्रकार का है, वो भेज दिया कर प्रकार से। तो कहने का मतलब है कि मेरे ख्याल में उनका निदान शोष इस प्रकार का था, ये शोषण में अजाक्षीर श्रेष्ठ इस प्रकार का प्यास रहती थी, वो एक अलग चीज थी। और ये जो शोष इस प्रकार का व्याधि था, उसके हिसाब से अजाक्षीर उनके लिए बहुत फायदेमंद इस प्रकार का हुआ। ये सिलसिला लेकिन ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद में उनकी सोच बहुत ही ज्यादा थी, उसका मेंटल टेंशन बनता था। तो ये वजन कम होते होते 23-24 तक आ गया। और फिर उनकी डेथ हो गई।
उसको भी करीबन अभी 1 बरस होने को है। उनके सभी छात्रों ने अहमदाबाद के नजदीक 65 एकड़ जमीन खरीदी है। और वहाँ पे उनकी जो संकल्पना है गुरुकुल, गौशाला, ये नैसर्गिक खेती वगैरह वगैरह, ये सब वहाँ पे करने वाले हैं इस प्रकार के। तो अभी फिलहाल उसके बारे में जिक्र चल रही है। हाँ, स्फूर्जक कला स्कंध, मराठी टेंभुर्णी, हिंदी टेंडू, also one of the पर्याय of कुपिल। ओके, तो टेंभुर्णी के तो दिखते हैं, लेकिन उसका इस प्रकार से कुछ इस्तेमाल में होता है मालूम नहीं है। दीक्षित डाइट भी शोष कर है, शोषकारक है क्या? आज बहुत लोग इसका स्वीकार करते हैं। ये थोड़ा सा अलग है दीक्षित डाइट की संकल्पना, जो हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा है कि सायं प्रथम मनुष्याणाम अशनुषितम नान्तरा भोजनम कुर्यात्, तो 2 ही दफा खाना खाना है इस प्रकार से। लेकिन ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये पाश्चात्य संकल्पना है। और उनके यहाँ जिस प्रकार से उसका प्रचलन है, वो उस तरीके से यहाँ अपनाया नहीं गया, ये अहम चीज है। वहाँ वहाँ हेवी ब्रेकफास्ट होता है, लंच लाइट होता है और डिनर उससे भी लाइट होता है, और वो शाम जल्दी हो जाता है। ये 5:30, 6 बजे 7 बजे तक घर आते हैं और आम आते ही खाना खा लेते हैं, ऐसा है। वैसे विदेशों में खाना बनाना ये ज्यादा चीज है ही नहीं। ब्रेड, उसके सैंडविच वगैरह कुछ बनाना और सूप बनाना बस, या चावल अगर पकाना है तो। और नॉनवेज ही ज्यादा है। तो वो तो रेडीमेड आता है और सिर्फ उसको गर्म करना है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी हमने उनका अंधानुकरण किया, वो भी आधा अधूरा किया। कि ब्रेकफास्ट, अगर रात का खाना पचा हुआ है तभी सभी ब्रेकफास्ट करना है। अजीर्ण पाए माशे तो प्रातः आशो ही दुष्यति है हमारा निर्देश। तो रात का खाना देरी से होगा और भारी होगा, गुरु होगा, तो सुबह जल्दी पचन नहीं होगा, मलमूत्र विसर्जन ठीक तरीके से नहीं होगा, और फिर उसी अवस्था में हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो एक प्रकार का रस शेषाजीर्ण कायम रहता है और धातुओं में सामदोष स्थित रहते हैं। तो उस हिसाब से ये अच्छा है दीक्षित डाइट जो है, 2 ही दफा खाना खाना है इस प्रकार से। लेकिन बीच में अगर भूख लगती है, तुम्हारे काम का स्वरूप ज्यादा मेंटल स्ट्रेस वाला इस प्रकार का है, तो इससे बात बनती नहीं है। तो कुछ तो लेना है। मैं सुझाव देता हूँ देशी गाय का दूध या फल इस प्रकार से बीच में खा सकते हैं। सुबह अगर दूध लेंगे, ये नाश्ते के बदले, वो उनके हिसाब में दूध का कोई संबंध नहीं है, टकरा ले सकते हैं ऐसा वो बताते हैं। लेकिन वो जिस दूध की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली जर्सी गाय का दूध है, वो तो नहीं लेना है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मेरे बहुत मरीजों का यह अनुभव है कि जिन मरीजों को कैंसर के साथ डायबिटीज है और उसकी दवा चल रही है, तो केवल दूध पर शिफ्ट करने पर उनकी डायबिटीज की दवा छूट जाती है। और डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है, शुगर लेवल जो है बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। तो देसी गाय का दूध इसमें अच्छा है ऑप्शन, ये एक समझ लेना है। और एक आधा फल दोपहर में खाए, वो भी अच्छा है। और 2 दफा खाना खाए। और एक्चुअली उनका ये शुरू हुआ है स्थौल्य को घटाने के लिए, वजन घटाने के लिए, और साथ ही साथ डायबिटीज, शुगर भी कम होती है, इसलिए डायबिटीज में इस्तेमाल शुरू हुआ। जिनका संतर्पणोत्थ प्रमेय है, डायबिटीज है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और जिनको दिन में बार बार खाने की आदत है, उनके लिए बहुत फायदेमंद। लेकिन जो व्यक्ति खास करके बुद्धिजीवी इस प्रकार का है, बुद्धि का काम ज्यादा करते हैं, उनके लिए ये फायदेमंद नहीं है। तो कम से कम दूध वगैरह ऐसा लेना, नहीं तो 3 दफा खाना खाना, ये ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो ये शोषकारक कुछ हद तक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन
प्रकृति का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकृति के बारे में बहुत सारी गलत सहमियां हैं, और अभी तुम सारे लोग बाद में जुड़े हो। 7वां अध्याय जब चल रहा था प्रकृति के बारे में, मैंने काफी बार उसके बारे में जिक्र किया है, और जब हम विमान स्थान में जाएंगे तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। अभी जो प्रकृति के बारे में गलत सहमियां ज्यादा है, और वास्तव में पूरा समाज सम प्रकृति वाला ही है। जो एक्सेप्शंस है प्रकृति वाले, वात प्रधान, पित्त प्रधान वगैरह, वो बहुत कम है, और द्वंद्वज तो उससे भी कम है। तो इसका कोई संबंध नहीं है। स्वस्थ वृत्त में कहीं भी प्रकृति का निर्देश नहीं है कि इस प्रकृति के लिए इस प्रकार का खाना खाना चाहिए वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो ये बड़ी गलत गलत सहमी है, और खामखा उसको सर पर चढ़ा रखा है प्रकृति के कंसेप्ट को। वो उतनी ज्यादा बड़ी कंसेप्ट है नहीं वास्तव में। Using देसी cow crossed with Jersey and using without hormonal injections, that is most prevalent now in Karnataka, can be used. Please comment. देसी काउ क्रॉस विद जर्सी तो नहीं करना है अभी। जर्सी को फिर से अगर देसी काउ बनाना है तो उसके बारे में सोचना है। ये तो सभी जगह है। और फिर 50%, 75%, 25% इस प्रकार का बताया जाता है, जर्सी कितना है, देसी कितना है वगैरह। तो हमें चाहिए कि देसी गाय का ही उत्पादन हो, और जर्सी गाय को धीरे धीरे कम करते जाए। जैसे वो मरती है तो उसके जगह देसी गाय ला के रखो, यही सबसे अहम चीज है। तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि दूध का उत्पादन कम होता है। गिर गाय का वैसे ज्यादा है, 8-10 लीटर तक दिन में दूध देती है गिर गाय, लेकिन खिलार वगैरह जो है वो उतना दूध नहीं देती है। तो उसके लिए यही करना जरूरी है कि उनके जो बछड़े हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी शक्ति के अनुसार दूध पिलाए। वो अगर सशक्त हो जाए तो फिर दूध बढ़ेगा, चौथी पांचवी पीढ़ी में बढ़ेगा, ऐसा है। तो ये किया गया है, और ये इस प्रकार से होता है एक्चुअली। तो देसी गाय का ही दूध लेना है, हाफ ब्रीड या ऐसा कुछ नहीं लेना है। ये सबसे अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। जो समझते हैं वो कम से कम देसी गाय का ही दूध ले। सो शोषग्न स्तन्य सात्म्य, ये एक अहम चीज है। एंड actually many years desi cows were crossed with jerseys, so called desi cow is actually genetically mixed, rare to find genetically desi cow। बट ऐसा है ना, जैसे कुत्तों में इतिहास रखते हैं 10 पीढ़ियों का, उस प्रकार के पीढ़ी 10 पीढ़ियों का इतिहास रखेंगे तो ये पॉसिबल होगा। यहाँ से देसी गाय ब्राजील में गई है, और ब्राजील में उनका ब्रीड प्रिजर्व किया गया है, तो उसके बारे में सोच सकते हैं। यहाँ भी लोग है करने वाले इस प्रकार से, लेकिन इसमें कुछ पीढ़ियां चली जाएंगी। फिर भी बेहतर है कि देसी गाय का ही करे। कोकण में एक अलग प्रयोग किया गया है। वहां की जो देसी गाय, उसमें ब्रीड गिर गाय का ब्रीड किया गया है, तो ये भी अच्छा है। देसी गाय से ही गिर देसी गाय का ब्रीड किया गया है, तो उसमें दूध में बढ़ोतरी होती है। और आगे अब आगे जैसे ये देसी गाय से ही ब्रीड करवाएंगे तो दूध बढ़ता जाता है, ऐसा है। सो बेहतर है कि देसी गाय के ही ब्रीड का इस्तेमाल करो। मैंने 2 गाय खरीदी थी कोकण में, एक गिर और एक कांकरेज थी उसके बताने के मुताबिक, लेकिन बाद में पता चला कि वो ऐसे ही कन्वर्टेड है, जर्सी से कांकरेज की गई है। तो मैंने वो वापस कर दी, और जो गिर अच्छी थी वो तो रखी है, दूसरी गिर लाई। लेकिन वो भी उनका कहना है कि प्योर ब्रीड नहीं है। फिर उसके आगे वाली पीढ़ी में ये गिर का बढ़ता जाएगा, और ठीक है, कुछ बरसों के बाद हम इस स्थिति को पहुंचेंगे कि प्योर ब्रीड एक प्रकार से निर्माण हो जाएगा।
तो स्तन्य सात्म्य, अगर स्तन्याभाव पयश्चागम गव्यम व तद्गुणन्ति, इस प्रकार का बताया गया है। तो अगर स्तन्य निर्मिति कम है तो बेहतर ऑप्शन अजाक्सिर का है। ये मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन अभी कहीं कहीं मिल रहा है। विदेशों में गोट मिल्क मिलने लगा है, लेकिन वो पाश्चराइज्ड इस प्रकार का रहता है। और शायद हम सोचते हैं कि उसने आधुनिक तंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया हो, मालूम नहीं उसके बारे में। जैसे जर्सी गाय के बारे में हुआ है, वैसा अगर हो रहा हो तो उसमें कोई मतलब नहीं है फिर इस प्रकार से करने में। रक्त संग्राहिक रक्त पित्त प्रशमनाना, रक्त संग्रहण और रक्त पित्त प्रशमन इन दोनों के हिसाब से अच्छा है। और ऐसे राजे यक्ष्मा के रोगों में ये काफी अच्छा है प्रचलन करने के लिए। तो यहाँ उसके बारे में काफी दिक्कत है। अजाक्षीर पाना, उसको भी बढ़ोतरी अगर दे सकते हैं हम तो बेहतर इस प्रकार का होगा। अविक्षीरम श्लेष्म पित्त जनना, तो अविक्षीर जो है वो कफ पित्त को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है, श्रेष्ठ है उसमें। तो बेहतर है कि अविक्षीर का इस्तेमाल नहीं करे। महिषी क्षीरम स्वप्न जनना, महिषी क्षीर जो है वो स्वप्न जनन करने में श्रेष्ठ है। तो जिनको कफ क्षय है, कम है, चिंता वात वृद्धि ज्यादा है, उनके लिए महिषी क्षीर अच्छा है। और रात को सोते वक्त अगर महिषी क्षीर सीता के साथ लेते हैं तो वात का प्रशमन अच्छा होकर निद्रा जनन अच्छा होता है। हितम अत्यग्नि निद्रेभ्यो बगरियो महर्षम हिमम, अत्यग्नि और अनिद्रा के लिए ये है। अभी स्थिति ऐसी है कि भारत में कम से कम भैंस का तो प्रचलन है। विदेशों में केवल जर्सी गायें ही है। अभी अभी A2 मिल्क का प्रचलन वहां पे शुरू हो गया है। तो कम से कम भारत इससे बच गया भैंस के दूध के प्रचलन के कारण। ये एक अहम चीज इस प्रकार का है। गीर बैल शेतीच्या कामासाठी कितपत उपयोगी असतो? सहसा खिलारी बैल शेतीचे काम उत्तम करतो, परंतु जर्सी बैल शेतीसाठी उत्तम नाही। गियर का इस्तेमाल हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको सिखाना पड़ता है। खिलाड़ी जैसे करता है उतना करता होगा मालूम नहीं, लेकिन खेती के इस्तेमाल में आता है। जर्सी का कोई उपयोग नहीं है, तो इसीलिए जर्सी को शुरू में ही काट देते हैं पैदा होते ही उसको मार देते हैं और हॉटेल में चला जाता है, इस प्रकार से है। महिष दुग्ध अमेध्य आहे का? ग्रामीण भागात असे म्हणतात, म्हशीच्या दुधाने बुद्धी कमी होते। वैसे तो दूध के सामान्य गुणधर्म जो बताए गए हैं वो मेध्य है, विशेषता गाय गाय का दूध मेध्य इस प्रकार का बताया। ये अमेध्य होगा ऐसा नहीं है, लेकिन कफ या तमोवर्धन के कारण उसका आवरण आ सकता है, ये रहेगा। तो उसको अमेध्य करना मुश्किल है, लेकिन कफ और तम अगर ज्यादा बढ़ते हैं तो वो दिक्कत पैदा कर सकते हैं। If desi cow milk is unavailable, then should buffalo milk be preferred instead of deसी cow milk? Yes. तो अगर देसी गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो ये ज्यादा अच्छा है, भैंस का दूध लेना ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसमें भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे देते हैं। ये इस प्रकार की जो माल प्रैक्टिस है वो नहीं होनी है। अभी ये इन सभी चीजों को केवल फायदे की दृष्टि से देखते हैं और ये बिजनेस बन गया है इस प्रकार से। तो ये बिजनेस नहीं होना है, प्रोफेशन ठीक है लेकिन बिजनेस नहीं होना है। तो कम से कम इसका इस्तेमाल अगर करेंगे, भैंस का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक रहेगा, जर्सी गाय का नहीं लेना है। और दूसरी एक मुसीबत रहती थी कि चाय पीने की आदत ब्रिटिशों ने डाल दी और देसी जर्सी गाय की दूध की चाय अच्छी अच्छी बिल्कुल नहीं बनती है। तो एक ये कारण रहा कि बहुत सारे लोग भैंस के दूध की तरफ मुड़ गए, क्योंकि भैंस के दूध से चाय अच्छी बनती है। लेकिन अगर देसी गाय की दूध का इस्तेमाल करते हैं तो चाय अच्छी बनती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
और होल मिल्क लेना है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। Buffalo milk in excess using pitocin given to children, seeing fat content is so much popular now. पिटोसिन किसके लिए दे रहे हैं मालूम नहीं है मुझे। बफेलो, लेकिन पिटोसिन प्रसूति करने के लिए दिया जाता है औरतों में। इतना ही मुझे ज्ञान है, और किसी चीज के लिए दिया जाता है ऐसा मालूम नहीं। ऑक्सीटोसिन ज्यादा प्रचलन में दूध बढ़ाने के लिए, हार्मोन के रूप। लेकिन इस प्रकार के अनैसर्गिक तरीके इस्तेमाल ही नहीं करने हैं स्तन्य जनन। ओके, तो इस प्रकार के जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल टालना ही है, और ये शायद किसानों को इसके बारे में सतर्क करना बहुत जरूरी है। ऑक्सीटोसिन इज पिटोसिन, ओके वही है। तो ठीक है, अगर मैंने ऑक्सीटोसिन का नाम सुना था, तो ये बिल्कुल गलत चीज है इस प्रकार के इंजेक्शन लगवाना और फिर ये दूध का उत्पादन बढ़ाना। लेकिन वैसे में लौकी में भी दिया जाता है, और उससे भी आकार बढ़ जाता है, तो ये अच्छा नहीं है। मंदकम दधि अभिषंद कराना, मंदक दधि जो है, अधमुरा जिसको कहते हैं, जो ठीक तरीके से बना नहीं है, वो अभिषंद करने में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तो लोग ज्यादातर ये खाते हैं कि ये अच्छा होता है, अम्ल दधि, खट्टा दधि अच्छा नहीं है, ऐसा करके लोगों में प्रचलन मंदक दधि का है। Yesterday I saw a video of chicken industry in UK on BBC. It was horrible. Anybody interested can visit BBC for UK real videos and see truth behind your fried chicken. वैसे भी एक food.in करके डीवीडी अवेलेबल है अमेजोन में, वो भी देखो। तो सुपर साइज मी करके और एक है, वो भी देखो, वो मैकडोनाल्ड्स के ऊपर है। तो जिस तरीके से इनको पाला जाता है, ये बिल्कुल अनैसर्गिक इस प्रकार का है, और नहीं ही लेना है, ये सबसे अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो मंदक दही भी नहीं लेना है, ये एक अहम चीज है। दही लेना है तो उसके निर्बंध जो है उन सभी को ध्यान में रखते हुए ही दही का सेवन करना है। गवे दुकानम कर्षणीयाना, सर दोन्ही देशी गायींचे ब्रीड करून दूध वाढवण कितपत योग्य है? मैं नहीं समझता कि इसमें ज्यादा तकलीफ होगी या कुछ गैर इस प्रकार का। अगर हम शुद्ध वंश को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें तकलीफ है, लेकिन जो स्टेबिलिटी देसी काऊ में है, कोकण में विशेषतः, वो उस प्रकार के एटमॉस्फेयर को वो सूट करती है, तो उसमें गिर में परिवर्तन हो जाता है, तो दूध भी बढ़ता है और उसमें प्रॉब्लम नहीं रहती, सुटेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं रहती। रिपीटेड हीटिंग ऑफ मिल्क शैल बी अवॉइड, ऐसा भी नहीं है 3 बार करना है। एक्चुअली पुराने जमाने में जब रेफ्रिजरेटर घर पे नहीं था, तो दूध सुबह आता था या शाम को आता था, तो उसको गर्म करके रखते थे, और उसमें जो मलाई थी वो निकाल के उसको थोड़ा दही डाल के रखते थे, संचय करते थे उसका, या फिर जितना दूध होता है उसके हिसाब से टकराव नवनीत बनाते थे। अभी ये जब से होमोजेनाइजेशन शुरू हुआ, दूध का पाश्चराइज दूध का होमोजेनाइजेशन इस प्रकार से मीठा दही बंधक होता है, या तो इसमें फैट ग्लोब्यूल्स को फोड़ा जाता है, और फिर उसमें से स्नेह निकलता नहीं है, जो मलाई निर्माण होती है वो मलाई निर्माण बहुत कम हो जाती है। तो घर में इसका उत्पादन अभी होता ही नहीं है। जो पाश्चराइज दूध लेते हैं जो लोग, उनके घर में घी का निर्माण या नवनीत का, मक्खन का निर्माण होना बंद ही हो गया है। तो पहले होल मिल्क आता था और उससे काफी फैट मिलता था,
और घर पे ही मक्खन और घी बनता था। लेकिन ये सब प्रचलन बंद हो गया और बाजार से घी खरीदना पड़ता है। अगर आपको घी लेना है तो बाजार से घी खरीदना पड़ता है, और वो ज्यादातर क्रीम से डायरेक्ट बनता है। ये जो उसका कर्नल करना उसको, और फिर मंथन करके नवनीत निकाल के नवनीत से घी बनाना, यही श्रेष्ठ तरीका है। तो अगर वो फ्रीज में रखना नहीं है तो दिन में उसको गर्म करना जरूरी है। एक अजीब सा किस्सा था ये। गरीय अतिश्रुतम ये अलग चीज है, अतिश्रुत अलग चीज है, गर्म करना एक अलग चीज है, और अतिश्रुत ये बासुंदी रबड़ी बनाना है, वो नहीं करना है, लेकिन गर्म तो करना है। यूपी बिहार हरियाणा दूधवाड़ा से गायना शतावरीच्या मुळे खायला देतात, दैट इज फाइन, ये नैसर्गिक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। शतावरी के अगर देते हैं तो हम भी यहाँ पे सोच रहे हैं। मैंने शतावरी का प्रयोग किया था लगाने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं। अब इस बरस में एक बार फिर से ट्राय करेंगे। नियर नागपूर देवळापार गोवन मध्ये देसी गायचे पालन करतात, तो पंचगव्य औषधि पण बनवतात, दैट इज ट्रू। सो बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि अभी ये देसी गाय के दूध का प्रचलन चल रहा है, गवर्नमेंट भी इसको प्रोत्साहन इस प्रकार की दे रही है। और हम लोग इतना भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। अगर बहुत ही अम्ल गुणोत्तर पित्त हो तो जो भी देंगे उसका खट्टापन हो जाता है। तो उसमें शुंठी शुद्ध दूध दे सकते हैं। शुंठ क्षारधर्मी है और वो न्यूट्रलाइज कर सकती है। गैस्ट्रिक अल्सर के जो पेशेंट है उनको केवल दूध पे रखा जाता है, और डिओडिनल अल्सर में ज्यादा, गैस्ट्रिक अल्सर में कम। लेकिन शंखभस्म का इस्तेमाल करेंगे तो शंख क्षारो हिमोग्राही वो क्षार है और हिम है, जो एक अच्छी दवा इस प्रकार से बनती है। तो उसमें दे सकते हैं, देना ही है ये सोचना पड़ेगा, लेकिन दे सकते हैं। Some scientists say that milk is not supposed to be consumed by humans, especially for babies who are not getting mother's milk due to some issue. It is not for them, but for the calf. ये सही नहीं है। इस प्रकार की बहस होती रहती है। लेकिन अगर गाय 2-3 लीटर 4 लीटर दूध देती है तो बछड़ा जो है वो सिर्फ 1 लीटर ही पी पाता है, उससे ज्यादा वो पचन भी नहीं कर पाता। और ऐसा अगर नहीं होता तो हमारे ग्रंथों में दूध का और उसके प्रोडक्ट का इतना वर्णन ही नहीं आता। अगर हमें गाय भैंस या बाकी प्राणियों का दूध पीना मना है इस प्रकार से, वो केवल बछड़ों के लिए ही है, तो इस प्रकार का दूध का वर्णन ही नहीं आता। तो इससे जाहिर है कि ये केवल बछड़ों के लिए है नहीं, ये सभी के लिए है। तो ये गलत है कि केवल बछड़ों के लिए ही दूध इस्तेमाल में लाए। ये दूध का विरोध करने के हिसाब से है। और कुछ जगह ऐसा भी होता है कि जर्सी गाय का दूध विरोध करना चाहते हैं, लेकिन जनरल दूध के बारे में बोलते हैं। मैंने एक होम्योपैथी की किताब पढ़ी थी, दूध एक विष, इस प्रकार की, और उसमें आयुर्वेद के भी रेफरेंस दिए थे। और जितने भी दूध के बारे में बुरे रेफरेंस है कि ये कफ बढ़ाता है वगैरह, अग्निमांद्य करता है वगैरह, और बाकी रेफरेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। तो फिर बाद में पता चला कि ये जर्सी गाय के दूध के लिए ये सब लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन कहीं भी जर्सी गाय का उल्लेख नहीं था, निर्देश नहीं था। तो हमें अभी इसके बारे में सजग रहना है।
जब भी हम दूध बताएंगे तो देसी गाय का ही दूध लेना है, ये स्पेसिफिकली बताएंगे। यहाँ पे जो प्रमोद त्रिपाठी डायबिटीज के लिए काम करते हैं, वो भी दूध को कोसते रहते हैं कि दूध नहीं लेना है, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं इस प्रकार से। तो उन्होंने यहाँ पे विजिट की वृंदावन फार्म में, थार पार कर जो है, और फिर उन्होंने बताया उनको, भरेकर जो है उनके मालिक उन्होंने उनको दिखाया कि देखो ये गाय कितना दूध देती है, और इतना सब बछड़ा पी सकता है क्या। तो वो भी पहले ऐसे ही बोलते थे कि ये केवल बछड़ों के लिए है, मानव के लिए नहीं है। शायद अभी उसमें परिवर्तन आ गया होगा, मालूम नहीं उनके विचार में परिवर्तन आया है नहीं है। गरम केलेले दही वर्ज्य आहे, पण आता मोस्टली रेसिप्स मध्ये दही वापरतात, त्यामुळे व्यापत होत असेल ना, ये पॉसिबल है। दही गरम नहीं करना है, और पंजाबी डिशेस में तो इसका काफी प्रचलन है। दुग्ध पाचन योग containing vidanga shunti is good for child and Shirapaka method for adults. कहाँ पे आया है? रेफरेंस एक बार बताओ कि ये विडंग और शुंठी इस प्रकार का, वैसे प्रचलन है इसका, वो अलग चीज है। बालक चेपा और विडंग बच्चों को देते हैं दूध में करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट रेफरेंस मुझे भी याद नहीं है दूध का पाचन करने के लिए। These types of scientists promote meat and oppose to milk. ये सही है, लेकिन मीट में भी रेड मीट को पसंद नहीं करते हैं। ये भी अजीब चीज है। जो बकरा बकरी है उनके बारे में नहीं कहते हैं, ये बताते हैं कि चिकन वगैरह ऐसा कुछ लेना है, और वो तो इंडस्ट्री बन गई है। रक्त प्रदर में दुग्ध प्रयोग हो सकता है। ऐसा खास करके दुग्ध प्रयोग का बताया नहीं, परम तिक्ते रूपाचरित इस प्रकार से बताया गया है। वास्तव में रज जो है वो रस का उपधातु है, और दुधाने सांता नहीं का वो कितनी मात्रा में देते हैं, कब देते हैं, इसके ऊपर निर्भर रहेगा। अगर अच्छी भूख है और दूध को पचा सकते हैं तो सांता निर्माण होने का कोई संबंध नहीं है। मैं तो सभी कैंसर मरीज को केवल दूध पे रखता हूँ और शुरू से ही दूध देना आरंभ करता हूँ। सकाळी दूध घेणे चांगले का रात्रीला? दोनों तरीके के प्रचलन है, सुबह भी है और शाम को भी है। वैसे रात शाम का जो दूध निकाला जाता है वो हल्का होता है, गरिया स्मृतम औषधम। सुबह जो दूध निकाला जाता है वो ज्यादा गुरु इस प्रकार का होता है। और सुबह का अगर कफकाल है, इसके हिसाब से सुबह देना है नहीं देना है इसके बारे में सोचना है, लेकिन खाना पचन हो गया हो और अग्नि अच्छा हो तो ये तकलीफ नहीं है। रात में देते हैं तो कफ प्रवृत्ति होने की टेंडेंसी है, तो नहीं देना है। सर की एक अजीब केस थी कि सर्दी जुकाम की बहुत बरसों से तकलीफ थी और रात में दूध पीने की आदत थी, तो पलट कर सर ने वो आदत बंद करवाई, दवाइयाँ दी, वो ठीक हो गया। फिर बहुत बरसों के बाद शादी हुई और फिर से उसने दूध पीना आरंभ कर दिया रात में। फिर उसको सर्दी जुकाम होने लगा, वो फिर से पलट कर सर के पास आया। तो सर ने पिछला केस पेपर देखा तो बोले कि तुमने फिर से दूध पीना शुरू किया क्या? तो बोला हाँ, शादी हो गई है अभी। तो बोले ठीक है, बंद करो, रात में कम मत पियो, सुबह अगर पीना है या शाम को पीना है तो पियो। और शुंठी वगैरह पिपली डाल के पियो, तो उसके फिर से सर्दी जुकाम ठीक हो गई। तो एक अहम चीज है, ऊर्ध्वजत्र विकारेषु स्वप्न काले प्रशस्त। जो भी दवा देनी है वो ऊर्ध्वजत्र विकार में स्वप्न काल में प्रशस्त। तो इसका एक मतलब ऐसा हुआ कि जो रात में सोते वक्त जो आप लेंगे वो भी ऊर्ध्वजत्र में हो जाता है, वो भी उस पे वहां पे काम करता है। तो फिर इस प्रकार का ये कारण ये भी काम करता है। रात में अगर आप इस प्रकार से लेते हैं, दूध लेते हैं और कफ की शिकायत है,
तो बिल्कुल बढ़ती है। एसएसवाई वाले ही दूध ला विरोध करता। वो मेरे ख्याल में वो सभी जो लोग हैं वो समझते नहीं है A1 और A2, और दूध को जनरल विरोध कर देते हैं। तो ये अहम चीज है। ग्रामीण भाग में 3 स्तन का दूध बछड़ों के लिए और 1 स्तन का दूध निकालना चाहिए, ये प्रचलन है। अच्छी बात है। इसके बारे में मैं देख लेता हूँ। मेरे यहाँ में तो देखा है तो एक ही स्तन का देते हैं और बाकी 3 अपने लिए रखते हैं, ऐसा है। और उनका कहना है कि अगर ज्यादा दूध पीता है बछड़ा तो उसको अजीर्ण हो जाता है और तबीयत बिगड़ती है उसकी, इस प्रकार से। बट कढ़ी तो गरम करके ही बना ये कढ़ी तो बनने गरम करके ही बनाई जाती है, लेकिन वो तकर की बनती है, दही की नहीं बनती। सो तकरा अलग है, दही अलग है। तो उसमें कोई संदेह नहीं है। हमें जो बताता अनुभव कैरोलिना में जो चक्रवादल हुआ था अमेरिका में, और हाँ, बिजली चली गई, 3-4 दिन बिजली नहीं थी। तो दूध का क्या करेंगे, वो सब दूध खराब हो जाता था। तो एक भारतीय महिला थी, वो बोली हम हमारे यहाँ दूध को गर्म करते थे रोजाना। तो उसने वो व्हाट्सएप पे डाल दिया, तो सभी लोगों ने दूध गर्म करना शुरू कर दिया। और सभी आश्चर्यचकित रहे कि दूध खराब नहीं होता दूध गर्म करने से। हम अपनी परंपराओं को कितने भूल गए हैं, इसका ये अच्छा उदाहरण है। तो पहले तो यही प्रचलन में था कि दूध 3 बार गर्म करें और फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। हम हमारा दूध फ्रिज में नहीं रखते हैं, 3 बार गर्म करते हैं और खत्म कर देते हैं, दूसरे दिन नया दूध आता रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अजादुग्ध रक्त संग्राहक हेतु से प्रशस्त रहेगा, ये तो है सही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रक्त संग्राहक और रक्तपित्त दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन ये मिलना काफी मुश्किल है, इसलिए मेनी पेशेंट्स कंप्लेन ऑफ आधमान आफ्टर मिल्क इनटेक, व्हाट शुड बी द रीजन। इसमें दो चीजें हैं। एक तो रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल जो होता है वो एक कारण रहता है, इसके शीत उनके कारण। और कब लेते हैं कैसे लेते हैं इसके ऊपर थोड़ा निर्भर रहेगा। तो उसमें अगर शुंठी डालते हैं तो ये तकलीफ काफी कम होती है, अजवाइन उसके साथ लेते हैं तो भी ठीक है। यूज ऑफ काउ कोलोस्ट्रम, इसके बारे में बताना मुश्किल है। एक्चुअली मानव में उसका निषेध है। प्राग निवारित स्तन्य से कोलोस्ट्रम का विशेषांक रमेश नानर जी ने निकाला था मधुजीवन का। वो बड़ा है और उसमें बहुत सारे लोगों के लेख है उसमें, तो एक बार वो पढ़ो। लेकिन प्राग निवारित स्तन्य से ये स्पष्ट निर्देश है कि पहले 2-3 दिन मातृस्तन्य नहीं देना है। लेकिन गायों में तो ये देते हैं, बछड़ों को देते हैं, लेकिन हमारे लिए पीने के लिए अच्छा नहीं रहता, तो उसका खरवस वगैरह बनाते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि उसमें ये कहते हैं कि रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा अच्छी है। अभी मैंने एक घी पाया था कोलोस्ट्रम से बनाया हुआ। और जिस जो कि इसमें ये अग्नि का संस्कार हो जाता है, तो ये उसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी रहेगा। मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाया। और कोलोस्ट्रम से दही बना के नवनीत निकाल के उसका घी बनाया था। तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा है। बाकी लोगों ने, पीताम्बरी ने उसकी पाउडर बनाई है, ये पीयूष की, गो पीयूष की। और उनका कहना है कि ये बहुत इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। इन यूएस दे बाय 10 लीटर 20 लीटर मिल्क कैन, कीप इन फ्रीज एंड यूज फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। मैंने इतना तो नहीं देखा है, 3-4 लीटर तक लाते हैं और एक हफ्ते भर में फिनिश करते हैं। लेकिन पॉसिबल है 10 लीटर 20 लीटर भी लाएंगे और फ्रिज में रखेंगे, तो ये गलत है। हमारे हिसाब में अन्न ताजा होना बहुत जरूरी है। और ये रेफ्रिजरेशन, डीप रेफ्रिजरेशन, ये सब गलत बात है। पाक दर्पण by Nuller explains method to consume milk as boiled milk with herbs, water as Ksherar Pak later on.
After cooling to room temperature, then adding sharkara and then consuming milk will be beneficial. तो बढ़िया है। पाक दर्पण की किताब अभी मुझे भी मिल गई है और ये व्यंजन वगैरह से शुरुआत करके ते मराठीत आहे ना तुला मी पाठवलं ना? संस्कृत देखना पड़ेगा एक बार। अभी एक मराठी मुझे पीडीएफ मिल गई थी पाक दर्पण की। हाँ, मसाले वगैरह वेगळे आहेत त्यात। तो उसमें शायद देखना पड़ेगा। क्षेम कुतूहलम भोजन कुतूहलम ये भी ग्रंथ है जिसमें इसके बारे में काफी जानकारी दी गई है। तो अभी मैं प्रातिपदिक कोश का काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे यह सब लेना है और उसमें आहार ज्ञान कोश भी बनेगा, ऐसा है। तो ये सभी चीजें उसमें आ जाएगी अगर मूल ग्रंथों में इसके बारे में कुछ निर्देश है तो। और मैं सोच रहा हूँ कि पारंपरिक जो हमारे पदार्थ है स्वदेशी की, अभी हम बात कर रहे हैं, मैं जो सुबह है हर रोज स्वदेशी के बारे में जिक्र करता हूँ, उसमें ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि जो भारतीय चीजें हैं उनको हम कैसे पुरस्कृत करें, इसके बारे में सोचो। ये मैकडोनाल्ड KFC ये सब विदेशी संस्कृति के जुड़े हुए इस प्रकार के हैं। तो हमें भी अगर रेडीमेड फूड उपलब्ध करना है तो हमारे पास भी बहुत सारे विकल्प हैं। शंकरपाली या फिर चिवड़ा या लड्डू, ऐसे बहुत सारे विकल्प है और वैसे इनके दुकान चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके दुकान चल नहीं रहे इस प्रकार से। और ताजा अगर हम बेचना चाहते तो वो भी पॉसिबल। तो स्वदेशी के रूप में इसको प्रोत्साहन कैसे मिले, ये देखना चाहिए। पाक दर्पण बुक्स, हाँ ठीक है, मैं JSVC में डाल देता हूँ। तो मुझे एक्चुअली वैसे ही आया है। सर रेफरेंस ऑफ दुग्ध पाचन योग इज वृद्ध वैद्य परंपरा एक्चुअली। ओके। तो इसके बारे में भी अगर कुछ रेफरेंस है तो देखो। वृद्ध वैद्य परंपरा जैसे गुणे शास्त्री ने हर भस्म के निर्माण के लिए वृद्ध वैद्य परंपरा अलग से लिखी है, श्लोक दिए हैं और वृद्ध वैद्य परंपरा भी अलग से लिखी है। तो पाक दर्पण हार्ड कॉपी आया है विद संस्कृत, इसमें संस्कृत है क्या मराठी है सिर्फ? अगर संस्कृत है तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा क्योंकि हम संस्कृत में ही काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उसकी PDF बना के भेजो, बेटर ऑप्शन रहेगा। Which श्लोक एंड ट्रांसलेशन दैट इज फाइन। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट वैल्यू न्यूसेंस वैल्यू रिगार्डिंग शुगर वाज वेरी अपीलिंग सर। या तो इसमें अगर स्वदेशी के बारे में, अभी मैं स्वदेशी के बारे में जो जिक्र कर रहा हूँ, इसमें अभी आज का लेक्चर जो हुआ है उसमें डी नरनिश का प्रोग्राम वगैरह के बारे में मैंने बताया है। लेकिन ये अच्छी चीज है स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धन, इसमें स्वदेशी खान पान का इस्तेमाल बढ़े, इसके बारे में सोचूंगा और उसके बारे में दो चार मुलाकातें हो सकती है कि इसको हम कैसे बढ़ावा देंगे इस प्रकार से, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मुझे वो किताब PDF करके भेजो, फोटो को निकाल के या कुछ किसी न किसी तरीके से। अगर PDF मिलती है, अवेलेबल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस प्रकार से कर। तो ठीक है, अभी रुकते हैं यहाँ पे। कल से ये योग का भी अध्ययन शुरू होगा दोपहर 3:30 बजे और 3:30 से 4 बजे तक ये रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि योग सूत्र का पाठ भी हो। तो समाधि पाठ से आरंभ करेंगे और समाधि पाठ के सूत्रों को रटेंगे, क्योंकि मैं कहता रहूंगा, आप चाहे सुनो, मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करो, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और उस दृष्टि से मैंने कृष्णा जी को लटकर लिंक विल बी द सेम फॉर 3:30, यस वही होगी।
not daily. Only tomorrow we'll do. टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, मंगलवार और बुधवार को, फिर अगले हफ्ते से सोमवार और बुधवार, ऐसा मैं सोच रहा हूँ. यस, रिकॉर्डिंग विल बी देयर, और ये यूट्यूब में भी जाएगा, तो यूट्यूब में रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा बाद में इस प्रकार से. जिन लोगों ने कंटिन्यूएशन नहीं किया है, जिनका कंटिन्यूएशन पहले से है, जिन्होंने पैसे भरे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो नए हैं उनको 600 रुपया जमा करना है विलोक के यहाँ, और वो कल तक ही ज्यादातर रहेगा. परसों से लिंक बदलेगी, नहीं तो ये सुबह डाउन नहीं हो पाएंगे अगर नहीं करते हैं. मेक सेपरेट यूट्यूब चैनल फॉर दिस. अच्छा सुझाव है, मैं देखता हूँ, और करेंगे. उसमें करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार कर लेंगे तो वहीं पे रिकॉर्डिंग जाएगा. ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा. वैसे मैंने आयुर्योग के बारे में किया है अभी, और आयुर्योग के रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जा रहे हैं. तो मैंने वो कोलटकर जी की किताब पढ़ना आरंभ किया है, और ये काफी स्फूर्तिदायक है. मराठी में जो किताब है काफी स्फूर्तिदायक है, तो देखते हैं इस प्रकार का सिलसिला कैसे होता है. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्. आप वेबसाइट में जाए, विलोक भारती की इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद.com, उसमें ये ऑप्शंस रहेंगे कैसे पे करना है. और गाडगिल सर ग्रंथ वाचन, इस लिंक को आगे लेकर चलो तो वो उसमें मिल जाएगा. नहीं तो विलोक से बात करो, नहीं तो तुम्हारे बाकी जो सीनियर छात्र हैं जो बहुत वर्षों से कर रहे हैं उनसे बात करो, तो वो सब बता सकते हैं. लेकिन आज या ज्यादा से ज्यादा कल तक ये हो जाना चाहिए. लिंक अवेलेबल टेलीग्राम को, तो ठीक है, टेलीग्राम देखो. फिर परसों से ये लिंक नहीं रहेगी, नई लिंक आएगी, तो उसके बारे में थोड़ा सजग रहना.